One thing I would like to tell you कि in today's class I'm going to discuss with you हार्डीज मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। यू विल कम टू नो कि हार्डी का एक नॉवेल है जिसका नाम है क्या है, मेयर ऑफ कैस्टर गुड इवनिंग ब्रिज। सर। उसका मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजा है। हमार सबके सुनाते पर की बात सुनाई दे रहा होगा जिस प्रकार आप सुनाई दे रहे हैं। सुजीत जी आपने म्यूट नहीं किया है। सो आई वॉज टेलिंग यू कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक a very significant point, a very important point, a very important topic, that is what, that is a मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। उसका पीडीएफ फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। एलटी की क्लास है, एलटी की उस क्लास में हमें पता है कि जो भी राइटर्स है उनके कुछ स्पेसिफिक वर्क्स है, उसी स्पेसिफिक वर्क्स को हमें डिस्कस करना है, स्पेसिफिक वर्क्स को हमें पढ़ना है। सुजीत जी अभी भी आपने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, इट्स अ लास्ट वार्निंग। ठीक सर, ओके सर। So I was telling you कि what you have to do, you have to remember two significant points. And what is that significant point? That significant point is that कि when you go uh, with this particular point कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को लेके बात कर रहे हैं, और मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज एक नॉवेल है, और किसका नॉवेल है, हार्डी का नॉवेल है। तो अगर आप देखेंगे जो हार्डी है, सबसे पहला मैंने पहले भी बताया था कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और अगर आपका सिलेबस स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब कि इस राइटर की इसी चीज को आपको पढ़ना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए, आपको सारा फोकस उस राइटर की उसी टेक्स्ट पे करना चाहिए। यू हैव टू गो विद द टेक्स्ट ऑफ दैट राइटर, मीन्स स्पेशल उसी को पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं कि आप उस राइटर की लाइफ को इग्नोर कर देंगे। यू मस्ट गो विद द लाइफ, यू मस्ट गो विद द लिटरेरी करियर ऑफ हार्डी। हार्डी से रिलेटेड मैंने 3 या 4 वीडियो अभी मैंने शेयर किया है, उनमें से आप ये देखिएगा कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो हार्डी की लाइफ को डील करता है, वही आपको स्टडी करना है। हार्डी के सारे वर्क्स को अगर उसमें डील किया गया है तो यू डोंट हैव टू गो विद ऑल द वर्क्स ऑफ हार्डी, बिकॉज जो एलटी के सिलेबस में, जो जीआईसी एलटी के सिलेबस में स्पेसिफिक वर्क्स है, आई एम गोइंग टू डील। एक चीज आपको ध्यान में रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू टॉक अबाउट हार्डी, हार्डी एक ऐसे राइटर थे जो किस एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इफ एनीवन वांट्स टू नोट डाउन ही आर शी कैन नोट डाउन। अगर नहीं नोट डाउन करता है तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये चीज रहेगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। हार्डी किस एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज की जो डेट है कब से कब तक रही है, 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर। और जो विक्टोरियन एज था, ऐसा कहा जाता है कि इट वाज द गोल्डन एज ऑफ द नावेल। यह नावेल का गोल्डन एज था, मतलब नावेल सबसे ज्यादा इस एज में पॉपुलर हुआ था। और नावेल को पॉपुलर बनाने में, नावेल को अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड फेम दिलाने में, अगर किसी शख्सियत का एक बड़ा रोल था तो वो कौन थे, थॉमस हार्डी थे। थॉमस हार्डी, हार्डी पोएट भी थे, हार्डी ड्रामेटिस्ट भी थे, हार्डी नॉवलिस्ट भी थे। 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि हार्डी वाज अ पोएट, हार्डी वाज अ ड्रामेटिस्ट, हार्डी वाज अ नॉवलिस्ट। बट ही गॉट नेम एंड फेम इन द इंटायर वर्ल्ड एज अ नॉवलिस्ट। उनको जो प्रसिद्धि मिली है वो किस रूप में मिली है, नॉवलिस्ट के रूप में मिली है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर उनको प्रसिद्धि नॉवलिस्ट के रूप में मिली है तो उन्होंने किस तरह का नावल लिखा है। उन्होंने जो नावल लिखा है उसको रीजनल नावल कहा जाता है, REGIONAL, रीजनल नावल। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, वैसे भी लोग आम भाषा में कहते हैं आप किस रीजन में रह रहे हैं, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो हार्डी ने जो नावल लिखा वो रीजनल नावल है,
और रीजनल नावल की खासियत ये होती है कि एक पार्टिकुलर लोकेलिटी में उसकी सेटिंग दिखाई जाती है। पूरे नावल की कहानी एक पार्टिकुलर जगह पर घटित होगा। और हार्डी के नावल की जो कहानी घटित होती है वो वेसेक्स नाम की जगह पर होती है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल द नॉवेल्स में एक ही जगह का जिक्र किया गया है। वह कौन सी जगह है? वेसेक्स, WESSEX। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हार्डीज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज चाहे आप नावल लेंगे या हार्डी का कोई भी आप नावल लेंगे, वे सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? रीजनल नावल के एग्जाम्पल हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि रीजनल नावल की सबसे बड़ी शख्सियत कौन रही है, द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ रीजनल नावल, थॉमस हार्डी रहे हैं। हार्डी किस एज से बिलोंग करते हैं? हार्डी विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। हार्डी क्यों फेमस रहे हैं? एज अ नावलिस्ट फेमस रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी काम किया है। उन्होंने जो इसके अलावा काम किया है वो कौन सा चीज रहा है? वो पोएट थे। पोएट के अलावा उन्होंने ड्रामा भी लिखा हुआ है। अब मैं कुछ बातें और उनके नावल को लेकर के करना चाहता हूँ कि उनके नावल का जो एक तरह से जिस फॉर्म में नावल उन्होंने लिखा है, दैट इज अ रीजनल नावल। एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल नावल इज दैट कि यू फाइंड कि इट हैज अ पार्टिकुलर सेटिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन। इसका जो सेटिंग होता है वह एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, एक पार्टिकुलर लोकेलिटी में होगा, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में होगा। पार्टिकुलर लोकेलिटी या पार्टिकुलर क्षेत्र में होगा। जो पार्टिकुलर लोकेलिटी है, जो पार्टिकुलर क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्या नाम है? वेसेक्स, WESSEX। क्या नाम है? वेसेक्स नाम है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जब आप वेसेक्स को देखते हैं तो वेसेक्स क्या है? वेसेक्स एक जगह का नाम है। क्या यह रियल में कोई जगह थी? नो, ये रियल में जगह नहीं थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं उस जगह से मिलती है जिस जगह पे हार्डी का बचपन गुजरा है, जिसको आप समरसेट के नाम से जानते हैं। हार्डी का जब आप बचपन देखेंगे, अभी मैं उसको शेयर करूंगा, तो आप देखेंगे कि जिस जगह उनका डॉर्सेट और समरसेट के आसपास, उसी को उन्होंने एक नाम दे दिया। और क्या नाम दे दिया? वेसेक्स नाम दे दिया। तो हार्डी का जहां बचपन गुजरा, हार्डी ने जहां अपने समय को गुजारा, अपने गोल्डन डेज ऑफ लाइफ को गुजारा, उसी चीज को उन्होंने इमेजिनेटिव नाम दे दिया। और वह इमेजिनेटिव नाम क्या बन गया? वेसेक्स नाम बन गया। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, आर के नारायण की नावल में जो सेटिंग है वो क्या है? मालगुडी है। मालगुडी कर्नाटक में एक जगह का नाम है, एक रेलवे स्टेशन भी है। वहां पे उनके नावल में, खास करके द गाइड में भी आप ये देखेंगे, और उनका मालगुडी देश के भी नाम से आया हुआ है। ऐसे ही राजा राव का जो नावल कांथापुरा है, जो आपके सिलेबस में है, वो पूरी कहानी कांथापुरा जो नावल है, उसकी पूरी कहानी कांथापुरा नाम की जगह पर घटित हुई है। ऐसे ही जो नावल मैं लेने जा रहा हूँ, जिसका नाम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, उसकी पूरी कहानी किस जगह घटित होती है? वेसेक्स नाम की जगह पर। वेसेक्स एक जगह है और उसमें, उस जगह में कैस्टर ब्रिज, जो कैस्टर ब्रिज है, एक आप कह सकते हैं कि सिटी का, एक बड़ी सिटी का पार्ट है, वहां पे भी उसका सेटिंग दिखाया गया है। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिर और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा। हार्डी के नावल में लव है, हार्डी के नावल में मैरिज है, और हार्डी के नावल में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो सामाजिक या जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी चीजें जैसे एजुकेशन है, मैरिज को लेकर के है, या हमारे और आपके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, समाज क्या है, उसका नजरिया क्या है, किस माशरे में इंग्लिश पीपल उस समय रह रहे थे, कैसी जिंदगी उनकी गुजर रही थी, उनकी तरबियत कैसी थी, उन सारी चीजों को लेकर के हार्डी ने अपने नावल में बताया है। और जो नावल होता है वह क्या होता है कि हमारी जिंदगी का आईना होता है, हमारी सोसाइटी को उसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है। और हार्डी के नावल में किसी राजा की कहानी नहीं है, रानी की कहानी नहीं है, परियों की कहानी नहीं है, ना ही एलियन की कहानी है, बल्कि वो हमारे और आप जैसे इंसानों की कहानी है, जिनमें दुख है, जिनमें सुख है, जिनमें स्माइलिंग है, जिसमें टीयर्स है, जिसमें जो है सॉरोज है, जिसमें जॉयज है, जिसमें लाइफ है, जिसमें डेथ है। इस तरह की चीजों को लेकर के हार्डी ने बुना हुआ है। हार्डी की कुछ इंपॉर्टेंट नावल रही है,
जैसे एक नावल उनका टेस्ट ऑफ द डी उर्बा वाइल्ड बहुत फेमस रहा है, जो पीजीटी में मैंने क्लास लिया था, पढ़ाया था। इसके अलावा जूड द ऑब्सक्योर उनका नावल है जो बहुत फेमस रहा है, जिसको बैन कर दिया गया था। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डी की किस नावल को बैन कर दिया गया था, तो उस नावल का नाम है जूड द ऑब्सक्योर। उस नावल का नाम है, उसको बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? उसमें ऑब्सिनिटी थी, OBSCENITY, ये कहा जाता है कि उसमें ऑब्सिनिटी थी। तो यू विल कम टू नो कि उसमें ऑब्सिनिटी थी, इसलिए वो नावल को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा उनकी और नावल है पेयर ऑफ आई थिंक की ब्लू आईज है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज करके है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री है। तमाम ऐसी नॉवेल्स हैं जो आप देखेंगे। तो एलटी में जो सिलेबस रखा गया उसकी खासियत है कि किसी राइटर का आपको सारा नावल नहीं पढ़ना है। एक नावल आपके यहाँ सिलेबस में है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, लेकिन हमें जनरली ये जानना है कि हार्डी किस एज के थे, उनकी अदर नावल कौन सी थी और क्या क्या काम उन्होंने किया। तो अभी तक मैंने जो आपसे डिस्कस किया है वो हार्डी एज अ नावलिस्ट मैंने डिस्कस किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हार्डी के जो नावल की सेटिंग है वो कहाँ पर है, ज्यादातर किस लोकेशन में दिखाया गया है? बेशक वेसेक्स, वेसेक्स में दिखाया गया है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हार्डी के नावल को फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कैटेगरी में रखा जाता है? सर रीजनल, रीजनल रीजनल नॉवल। नॉलेज। हार्डी के जो कैरेक्टर्स है किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हार्डी के का जो नावल है उनमें से क्या आप किसी कुछ नावल का नाम बता सकते हैं? Sir, the poor man and the lady, sir, under the greenwood tree, far from the madding crowd, the woodlander, test of the deeper wilds, or Jude the obscure, mayor of Castlebrigg, बस and sir, the return of the natives. ओके ओके, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी कौन सी नावल को बैन कर दिया गया था? जूड द ऑब्सक्योर। हाँ, उसमें ऑब्सिनिटी की वजह से बैन किया गया था। अब मेरा दूसरा सेक्शन में लेके चलना चाहता हूँ। मैंने एक शब्द यूज किया था कि हार्डी एज अ पोएट भी फेमस थे। हार्डी को जब आप एज अ पोएट डील करते हैं तो उनकी पोयम में लव है, उनकी पोयम में ब्यूटी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ है, डेथ है, वॉर है, और कंट्री साइड ब्यूटी है, इमानेंट विल है, और फॉर्च्यून मतलब आप कह सकते हैं वो लक की बात भी बात करते हैं। दीज थिंग्स यू फाइंड। उनकी कुछ पोयम्स है, हो सकता है आपने कुछ उसने आपने उसको पढ़ा हो। एक पोयम उनका आफ्टर वर्ड्स है, एक पोयम उनका आप कह सकते हैं कि टू वाइसेस करके उनका पोयम रहा है, एक पोयम उनका डार्कलिंग क्रश रहा है, एक पोयम ड्रमर हॉज रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेंस रहा है। मतलब मैं आपको जनरली ये बताना चाहता हूँ कि हार्डी एज अ पोएट भी काम किए हुए हैं। मैंने एक शब्द और यूज किया था कि हार्डी ड्रामेटिस्ट के रूप में भी फेमस रहे। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनका एक ड्रामा है जिसका नाम है द डायनेस्ट, DYNAST। जो द डायनेस्ट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लिरिकल ड्रामा। यह किसका एग्जाम्पल है? लिरिकल ड्रामा का एग्जाम्पल है। यह ड्रामा 1904 से लेकर 1908 ईस्वी के बीच में आया है। एपिक मैनर में लिखा गया, काफी इंपॉर्टेंट ड्रामा है, एपिक मैनर में लिखा गया है। और उस ड्रामा का नाम क्या है? द डायनेस्ट, DYNAST। और उसमें उन्होंने जो है नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के जिक्र किया है, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के कैरेक्टर को। तो अभी तक जो मेरा हिस्सा था डिस्कशन करने का, हार्डी किस एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। हार्डी का नावल कैसा है? रीजनल नावल है। उनके नावल की सेटिंग कहाँ पर है? वेसेक्स नाम की जगह पर है। हार्डी के फेमस नावल कौन कौन से रहे हैं? आपने खुद बताया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जूड द ऑब्सक्योर, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, द रिटर्न ऑफ नेटिव, द वुडलैंडर्स। और जैसा अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज भी डिस्कस करेंगे। के साथ द डी उर्बर वाइल्ड्स उनका बहुत ही पॉपुलर नावल। अगर कभी ये आता है कि उनका सबसे पॉपुलर नावल कौन सा था, तो केस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड्स।
ये जितनी बातें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीजें मेरे लेक्चर में ऑलरेडी जो आज मैंने आपसे शेयर किया है वो वहाँ पे अवेलेबल है। जो आपके काम की चीज होगी वो आप कर लीजिएगा। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, वो पीजीटी में पूरा फायदा करेगा आपको, क्योंकि वो सारे वीडियो पीजीटी के पर्पज से थे। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैंने फिर आपको क्या बताया, हार्डी एज अ पोएट, कि उनका एज अ पोएट भी कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने लव पोएम्स लिखा है, उनकी पोएम्स में डेथ भी है, उनकी पोएम्स में मैरिज भी है, वॉर भी है, जिसको लेके मैंने कुछ बात किया। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि हार्डी का ये सिचुएशन था। नाउ जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू अ पीडीएफ फाइल जो मेन पॉइंट है जिस पर आना है, उसको लेकर के अब आप बात करते हैं। Excuse me, sir. या Sir, what is immanent will? Please explain it. I will explain it. Let me go with this particular thing, then I will explain it here. सबसे पहला चीज की व्हेन आई टॉक अबाउट, तो आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वह कौन सी नावल है, वह आपका द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। आई होप कि इट्स विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. सो यू फाइंड कि वी आर गोइंग टू टेक द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और एक इसका एग्जांपल है, रीजनल नावल का एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और रीजनल नावल के बड़े राइटर हार्डी हैं, कुछ और भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था। सेटिंग इज इन अ फिक्शनल रूरल इंग्लैंड। इसका जो सेटिंग है वो कहाँ पर है, रूरल इंग्लैंड में है। और किस जगह पर है, रूरल इंग्लैंड। रूरल देखिए दो जगह सेटिंग है, रूरल इंग्लैंड जो मैंने आपको बताया कि वेसेक्स, वेसेक्स का मतलब रूरल इंग्लैंड, और इसके अलावा इसकी सेटिंग एक और दूसरी जगह पर भी है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम कैस्टरब्रिज है। सो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो सेटिंग है नंबर वन की यह रूरल इंग्लैंड में है। दूसरा चीज की इसकी और सेटिंग कहां पर है, कैस्टरब्रिज नाम की जगह पर है। सो यू फाइंड टू आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट की इट्स सेटिंग इज इन रूरल इंग्लैंड एंड रूरल इंग्लैंड मींस वेसेक्स। दूसरा चीज की इसकी और सेटिंग कहां पर है, कैस्टरब्रिज नाम की जगह पर है। कैस्टरब्रिज शहर है, उसी इंग्लैंड में एक शहर का या एक बड़ी जगह का नाम है, जिसका मेयर, उसका नाम भी रखा गया मेयर। हम लोग सब लोग जानते हैं कि मेयर केवल जो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या जो बड़े शहर है वहां पे मेयर का चुनाव होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इसका हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड कहाँ का मेयर है, कैस्टरब्रिज नाम की जगह का मेयर है। इसीलिए इसका जो टाइटल रखा गया द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सेटिंग है रूरल इंग्लैंड और कैस्टरब्रिज, ये क्या इंडिकेट करता है, स्टैंडिंग इन फॉर डॉर्चेस्टर। डॉर्चेस्टर एक जगह का नाम है जहां पर, जो इंग्लैंड में है, जहां पर हार्डी ने अपने बचपन को गुजारा है। और साथ ही साथ यह क्या है, डॉर्सेट, यह इन डॉर्सेट, डॉर्सेट नाम की जगह पर है। डॉर्सेट में एक जगह डॉर्चेस्टर है, और डॉर्सेट में जो जगह डॉर्चेस्टर है वहां पर हार्डी ने अपने बचपन को गुजारा था, और उसी बचपने को या उसी जगह को उन्होंने इमेजिनेटिव प्लेस बना दिया। और कौन सा प्लेस बना दिया, उसको वेसेक्स बना दिया। तो इसका मतलब कि इस नावल की सेटिंग दो जगह पर है, रूरल इंग्लैंड में है और साथ ही साथ कैस्टरब्रिज जो शहर है वहां पर है। और उसी कैस्टरब्रिज शहर का जो इसका हीरो है वो मेयर बनता है। हीरो का क्या नाम है, माइकल हेंचर्ड। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी समझ में आ रही है कि कैस्टरब्रिज का मेयर कौन है, कैस्टरब्रिज का मेयर माइकल हेंचर्ड है। इसी के परिवार की पूरी कहानी है। तो नाउ यू केम टू नो कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज अ रीजनल नॉवेल रिटन बाय थॉमस हार्डी. It has setting in rural England and Casterbridge also. Casterbridge is the name of a place. It's a city. और जहाँ का मेयर कौन है, माइकल हेंचर्ड है, उसी के परिवार की कहानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि it was first published as a weekly serialization from January 1886. सबसे पहली बार ये जो पब्लिश होता है, ये कब पब्लिश होता है, 1886 ईस्वी में। यू विल कम टू नो कि इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, यह पहली बार पब्लिश हुआ कब, वीकली पब्लिश हुआ, वीकली सीरियलाइजेशन, और कब, जनवरी 1886 में। तो अगर ये कभी आता है कि इसका अपना पब्लिशिंग कब होती है, 1886 में इसकी पब्लिशिंग होती है। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि इसका जो पब्लिशिंग होता है कब होता है, दैट इज 1886। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नावल तो 1886 में पब्लिश हुआ, लेकिन नावल की जो कहानी बताई गई है वो सितंबर 1820 की है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, सितंबर
1820। नावल में जो कहानी शुरू होती है, जिस घटना का जिक्र किया गया है, वो कब की है? सितंबर 1820 की कहानी को उसमें डील किया गया है। अब कहानी क्या डील होती है उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं कि इस नावल का एक सब टाइटल भी है। इट हैज अ सब टाइटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और नावल का सब टाइटल क्या है? इट्स सब टाइटल इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कह रहे हैं कि एक ऐसे आदमी की लाइफ और डेथ, एक ऐसे आदमी की लाइफ और डेथ के बारे में बात किया गया है कि जो जो कैरेक्टर के नाम पे कुछ नहीं, उसका कोई कैरेक्टर नहीं। तो इट्स सब टाइटल इज व्हाट? इट्स सब टाइटल इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। और इसका जो पब्लिशर है कौन है? स्मिथ एल्डर एंड कंपनी। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पब्लिशर से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके जो पब्लिशर का नाम है वो कौन है? स्मिथ एल्डर एंड कंपनी। दिस इज द नेम ऑफ द पब्लिशर। अब आपको मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया है। नावल का जो पब्लिशिंग है 1886 में है, लेकिन नावल के अंदर जो घटना बताई गई है, जो शुरू होता है, वो कब की है? सितंबर 1820 ईस्वी की है। मैं आपसे केवल एक इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूँ कि नावल कब पब्लिश हुआ है? 1886 1886 1886 ईस्वी। नावल में जिस कहानी का, जिस घटना का जिक्र किया गया, वो कब का है? सितंबर 1820 1822 सितंबर 1820। नावल का सब टाइटल क्या है? The life and death of a man of character. The life and the death of a man and man of character, sir. ओके, तो नावल का ये सब टाइटल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखेंगे, यहाँ पे अदर पॉइंट्स आप क्या पाते हैं। मैंने बताया कि इस पूरे के पूरे नावल में एक परिवार की कहानी है, और उस परिवार में कौन है? माइकल हेंचर्ड है। और माइकल हेंचर्ड ही कौन है? मेयर है। कैसे मेयर बनता है, क्या होता है, वो मैं अभी 5 मिनट आई विल कंक्लूड इट। लेकिन पहले ये जानना जरूरी कि वो कौन है। माइकल हेंचर क्या है? हीरो ऑफ द नावल। यही नावल का हीरो है। और मेयर ऑफ कैस्टरविज, जो कैस्टरविज नाम की जगह है उसका मेयर है। चूंकि नावल का टाइटल ही द मेयर ऑफ कैस्टरविज रखा गया, इसलिए जरूरी है कि वहां का मेयर कौन है? माइकल हेंचर्ड है। और माइकल हेंचर शराबी भी, बहुत शराब पीता है। शराब के नशे में वो अपनी बीवी को बेच देता है। माइकल हेंचर्ड की बीबी, अब दूसरा पॉइंट है कि माइकल हेंचर्ड की बीबी है, जिसका क्या नाम है? सुजन हेंचर्ड न्यूसन। उसका पूरा नाम क्या है? सुजन हेंचर्ड न्यूसन, वाइफ ऑफ माइकल हेंचर्ड, सोल्ड टू न्यूसन। और इसको किसको बेच दिया जाता है? न्यूसन को बेच दिया जाता है। जब इसको न्यूसन को बेच दिया जाता है, तभी इसका नाम क्या होता है? सुजन हेंचर्ड न्यूसन। ये चीज ध्यान में रखिए, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। जो लेडी है उसके नाम के साथ दो हस्बैंड का नाम जुड़ा हुआ। उसका जो पहला हस्बैंड है हेंचर, जो शराबी है और अपनी पत्नी को एक सेलर को बेच देता है, एक नाविक को बेच देता है। जब वह उसके नाविक को बेच देता है और उसकी पत्नी उस नाविक के साथ रहने लगती है, तब उसका जो है क्या नाम पड़ जाता है? उसके साथ टाइटल जुड़ जाती है न्यूसन। अगर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर सुजन के साथ हेंचर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, न्यूसन क्यों जुड़ा हुआ है, तो हेंचर्ड उसका पहला हस्बैंड है और न्यूसन उसका बाद का हस्बैंड हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह बताता है कि उस समय पत्नियों के नाम के आगे या पीछे जो है क्या जोड़ा जाता था? पति का नाम जोड़ा जाता था, फादर का नाम नहीं जोड़ा गया। तो यह एक कल्चर है जो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैंने क्या बताया कि यह एक परिवार की कहानी है, जिसका मुखिया माइकल हेंचर्ड है। माइकल हेंचर्ड की पत्नी का नाम सुजन हेंचर्ड है। और जो सुजन हेंचर्ड है वो जो है क्या है कि उसके साथ न्यूसन भी जुड़ा हुआ है नाम। और नाम क्या इंडिकेट करता है कि उसका हस्बैंड जो ड्रिंकर है वह उसको एक मेले में बेच देता है, और खरीदने वाले आदमी का क्या नाम है? न्यूसन है। इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। या ओके। फिर उसके बाद आप क्या पाते हैं कि फिर तीसरा कैरेक्टर आता है, रिचर्ड न्यूसन। रिचर्ड न्यूसन कौन है? सेलर। यह एक नाविक है हु परचेजेस सुजन, जो सुजन को खरीदता है इन अ फेयर, एक मेले में। यहाँ फेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, FARE होना चाहिए था, FAIR, फेयर एंड लवली, शाहरुख खान वाला आ गया है यहाँ पे। तो रिचर्ड न्यूसन को अगर आप देखेंगे कि रिचर्ड न्यूसन कौन है? रिचर्ड न्यूसन इज द वाइफ ऑफ हुम? रिचर्ड न्यूसन इज द वाइफ ऑफ माइकल हेंचर्ड एंड दिस गलत, रिचर्ड न्यूसन इज अ सेलर। और जो कि क्या करता है? जो खरीदता है किसकी वाइफ को? माइकल हेंचर्ड की वाइफ को। और माइकल हेंचर्ड की वाइफ का क्या नाम है? सुजन हेंचर्ड नाम है। तो एक पॉइंट ये आपके सामने आता है।
अब एक और कहानी आती है, एक कैरेक्टर आता है एलिजाबेथ जेन। जो एलिजाबेथ जेन है यह बेटी है। एलिजाबेथ जेन किसकी बेटी है? माइकल हेंचर्ड की बेटी है। और यह किससे हुई है? माइकल हेंचर्ड और सूजन हेंचर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ। माइकल हेंचर्ड और सूजन हेंचर्ड से एक बेटी होती है जिसका नाम क्या है? एलिजाबेथ जेन। लेकिन उसकी यह बेटी जो है बहुत कम समय में ही दम तोड़ देती है। मतलब कुछ ही समय में उसकी यह बेटी दम तोड़ देती है, इस दुनिया से रुखसत हो जाती है एलिजाबेथ जेन की यह बेटी। जब एलिजाबेथ जेन की यह बेटी जो है मतलब रुखसत हो जाती है, इस दुनिया को छोड़ देती है, तो आप ये देखेंगे कि उसी एलिजाबेथ फिर उसी से ही फिर उसको क्या नाम है, सूजन हेंचर्ड को एक और बेटी होती है जिसका नाम भी एलिजाबेथ जेन रखा जाता है। लेकिन ये जो दूसरी बेटी एलिजाबेथ जेन है यह किसके माध्यम से हुई है? यह जो है यह किसकी बेटी है? यह उस सेलर की बेटी है जिसने इसकी माँ को खरीदा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पहले हस्बैंड से एक बेटी होती है जो मर जाती है, और उसके दूसरे हस्बैंड से भी एक बेटी है, लेकिन दोनों का नाम वही रखा गया। तो डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। और वह चीज आपको क्या करना, ये करना है कि दोनों से उसको एक एक बेटियां होती हैं, लेकिन हेंचर्ड की बेटी जो है मर जाती है, और जो बेटी उसके पास जिंदा है वह कौन सी बेटी है? दैट इज एलिजाबेथ जेन। लेकिन वह हेंचर्ड की बेटी ना होकर के उस सेलर रिचर्ड न्यूसन की बेटी है। यहां तक कंफर्म हो गया चीजें? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद आप देखते हैं कि एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, उस कैरेक्टर का नाम है डोनाल्ड फारफ्रे। ये जो डोनाल्ड फारफ्रे है, यू विल कम टू नो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। डोनाल्ड फारफ्रे काफी पढ़ा लिखा है, और ये जो है एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया हुआ है। और वो होता क्या है कि डोनाल्ड फारफ्रे किसके कांटेक्ट में आता है? आपका हेंचर्ड के कांटेक्ट में आता है। जब हेंचर्ड मेयर बन जाता है, तो जहां का वो मेयर है उस जगह में एक समय ऐसा आता है कि एक साल की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ने की वजह से या बारिश कम होने की वजह से वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो जब फसल बर्बाद हो जाती है तो हेंचर्ड को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अब अगर फसल बर्बाद हो गई है तो मैं कैसे कर इकट्ठा करूंगा, कैसे मैं किसानों से बात करूंगा, तमाम समस्याएं आती हैं। तो उसी समय उसके कांटेक्ट में एक आदमी आता है जिसका नाम क्या है? डोनाल्ड फारफ्रे। और यह जो डोनाल्ड फारफ्रे है, यह अगर आप देखेंगे काफी पढ़ा लिखा है, और उसके अंडर में एक तरह से उसका सेक्रेटरी बन जाता है, उसका सलाहकार बन जाता है। किसका सलाहकार बन जाता है? इस जो है माइकल हेंचर्ड का। और उसको तमाम मुसीबतों से बचाता है। और आप एक चीज ये भी देखेंगे कि ये जो डोनाल्ड फारफ्रे है, यह माइकल हेंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ जेन को लव करता है, उससे मैरिज करना चाहता है। लेकिन ये चीज फादर को अच्छी नहीं लगती। फादर का मतलब कि माइकल हेंचर्ड को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि वह मेरी बेटी को प्यार करे या उससे मैरिज करे। और लगातार जैसे जैसे उसके रिलेशन उससे बढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे कि डोनाल्ड फारफ्रे और माइकल हेंचर्ड के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी नहीं बताया, एक सिचुएशन के बता रहे हैं केवल कैरेक्टर को लेकर के। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं, एक और कैरेक्टर है लुसेटा। ये जो लुसेटा नाम की कैरेक्टर है, इसका रोल इतना है कि जब माइकल हेंचर्ड ने अपनी बीबी सुजन हेंचर्ड को बेच दिया था, तो बेचने के बाद जो है, क्योंकि वह शराब के नशे में था, मेले में बेच दिया था, और जब अगली सुबह वह उठता है तो देखता है कि उसकी बीबी चली गई है किसी सेलर के साथ। और फिर वक्त करवट बदलता है और माइकल हेंचर्ड मेयर बन जाता है। तो उसकी बीबी की अनुपस्थिति में आप देखेंगे कि माइकल हेंचर्ड का एक तरह से रिलेशन बन जाता है। किससे रिलेशन बन जाता है? लुसेटा से। तो लुसेटा टेम्पल्टन इज अ लेडी, जिसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अफेयर विद हेंचर्ड, और इसका अफेयर किससे होता है? हेंचर्ड से होता है। लेकिन जो लुसेटा है, इसका अफेयर हेंचर्ड से तो रहता है, लेकिन वक्त के साथ यह जो है हेंचर्ड को छोड़ना चाहती है, और इसका अफेयर किससे हो जाता है? फारफ्रे से हो जाता है। किससे हो जाता है? फारफ्रे। फारफ्रे यह वही आदमी है जो उसका सेक्रेटरी, किसका? माइकल हेंचर्ड का सेक्रेटरी है, और माइकल हेंचर्ड की बेटी को लव करता है। इसका मतलब ये हो गया कि डोनाल्ड फारफ्री जो है लुसेटा से भी लव करता है, और डोनाल्ड फारफ्री एलिजाबेथ जेन से भी लव करता है।
लास्ट में आप देखेंगे कि यह जो है लुसेटा से मैरिज भी कर लेता है और साथ ही साथ इसकी मैरिज इन द एंड जो है कहाँ पे हो जाती है, लुसेटा के अलावा इसकी मैरिज जो है एलिजाबेथ जेल से भी होती है और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि और सारे लोग अलग हो जाते हैं। एक कैरेक्टर और है जोशुआ जॉब। जो जोशुआ जॉब है ये मैनेजर है। जोशुआ जॉब क्या है? जोशुआ जॉब इज अ मैनेजर ऑफ हेंचर्ड। यह मैनेजर है। ये भी मैनेजर कैसे बनता है? इस तरह से बनता है कि एक बार ऐसा होता है कि ये जोशुआ जो माइकल हेंचर्ड है, माइकल हेंचर्ड जोशुआ जॉब से के साथ मिल करके बहुत सारी फसल खरीदता है गेहूं की और सोचता है कि इस बार जब फसल बेकार हो जाएगी, फसल बारिश कम होगी तो हम पहले से इकट्ठा कर ले धन को, और जब हम इतना धन को मीन्स गेहूं को या फसल को ले लेंगे तो हम भारी भरकम दाम पर बेचेंगे जब फसल अच्छी नहीं पैदा होगी। तो इसमें उसकी मदद कौन करता है? जोशुआ जॉब करता है। लेकिन आपको ये पता चलेगा लास्ट में कि बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है और इसने जितना गेहूं की फसल इकट्ठा किया था सब बर्बाद हो जाती है और ये जो है क्या होता है, काफी ज्यादा गरीब हो जाता है। तो ये सारी बातें जो विच आई डिस्कस्ड विद यू, ये जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया है ये किससे रिलेटेड है? ये कैरेक्टर से रिलेटेड है, थीम से रिलेटेड है, सेटिंग से रिलेटेड है, एक पूरा सिचुएशन से रिलेटेड है। लेकिन अब इसमें कहानी और क्या होती है जो मैं बताना चाहूंगा कि एक लेडी है, उस लेडी का नाम है फर्मिटी वुमन। मैं इसे यहाँ पे इरेज करके उस लेडी का नाम लिखूंगा। देयर इज अ लेडी, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फर्मिटी वुमन। ये जो फर्मिटी वुमन है ये वही लेडी है जिसने माइकल हेंचर्ड को शराब पिलाई थी। कहां पर शराब पिलाई थी? फेयर में। एफ ए स्पेलिंग होती फेयर की। FAIR होती है, वो सही लिखी है सर। अच्छा वो सही लिखी है, किराया वाला मैं लेगा। अच्छा FAIR, ठीक है, ओके ओके। उम्र के साथ साथ मेरे ऊपर भी असर आने लगा स्पेलिंग वगैरह का। तो FAIR, सो यू विल कम टू नो कि देयर इज अ कैरेक्टर फर्मिटी वुमन। फर्मिटी वुमन जो है माइकल हेंचर्ड को शराब पिलाती है उस मेले में और उस शराब पीने के बाद ही जो है वो क्या होता है, वो जो है काफी नशे में चला जाता है और अपनी पत्नी की बोली लगाना शुरू कर देता है। अब मैं पूरी एक कहानी आपको बता रहा हूँ। वो कहानी के ये पूरा सिचुएशन क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? या तो मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके बाद मैं अपना स्क्रीन शेयर करके उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सी कहानी बता रहा हूँ। यू विल कम टू नो। Here just sharing with you, not PDF, sorry. देखिए अगर जब आप इसमें देखेंगे, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, वो क्या बताया था कि एक कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर का क्या नाम है? मैंने बताया माइकल हेंचर्ड, MICHAEL, माइकल हेंचर्ड। ये आपको पता है कि माइकल हेंचर्ड क्या है? माइकल हेंचर्ड मेयर है। क्या है? मेयर है। और ये भी पता है कि ये जो है किसके हस्बैंड है? सूजन के हस्बैंड है। ये भी पता है कि सूजन इनकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। ये सब पहले से ही डिस्कस किया गया, कोई ऐसी वो नहीं है। और इनकी बेटी है जिसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। एलिजाबेथ है। ये सारे लोग एक गांव से आते हैं एक जगह पर, और जब वहां पर आते हैं तो वहां पे मेला लगा हुआ है और उस मेले में वो जो है वहां मेला वगैरह देखते हैं। लेकिन मेला देखने की जगह इनकी जिंदगी में ही जो मेले थे उसकी रंगीनियत खत्म होने के करीब है। और रंगीनियत को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि खुद ब खुद कौन है? माइकल हेंचर्ड ही है। अगर आप देखेंगे माइकल हेंचर्ड ही है। माइकल हेंचर्ड क्या है? ये एक ड्रिंकर है और ड्रिंकर होने के साथ साथ जो है ये अपने पे इनको कंट्रोल नहीं है, काफी ड्रिंक करते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक औरत ने उनको जो है ड्रिंक कराया था और ड्रिंक करने के बाद इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि ये अपनी वाइफ सूजन को बेच देते हैं। किसके साथ? किसको बेच देते हैं? एक सेलर को बेच देते हैं, जो मैंने वहां पे बताया कि हाँ वो एक सेलर को उन्होंने बेच दिया है। मे आई नो द नेम ऑफ द सेलर? Richard Nixon.
न्यूसन सर। रिचर्ड न्यूसन, न्यूसन, रिचर्ड न्यूसन, रिचर्ड न्यूसन। ये सेलर है, इनको बेच दिए हैं। जब इनको बेच दिए हैं तो इनकी वाइफ जो है वो क्या है कि इस सेलर के साथ चली जाती है। और सुबह में कौन उठते हैं? सुबह में अगर आप देखेंगे तो माइकल हेंचर उठते हैं और ये कहते हैं मेरा परिवार कहाँ गया? तो पता ये चला कि इनका परिवार इनको छोड़ के चला गया। ठीक है, परिवार चला गया, जो बेटी थी उनके साथ एलिजाबेथ जेन वो भी चली गई। और वो जो बेटी थी ये मेले तक में तो जीवित है। जो मैंने बताया था कि माइकल हेंचर और सुजन से जो बेटी हुई है उस मेले तक जीवित है। लेकिन जब माइकल हेंचर्ड की पत्नी सुजन उस सेलर के साथ जाती हैं, सेलर का मतलब कि रिचर्ड न्यूसन के साथ जब वो जाती हैं तो आप देखेंगे कि उस एलिजाबेथ की मौत हो जाती है, उसकी बेटी की। रिचर्ड के साथ इनको दूसरी बेटी होती है, उसका नाम भी एलिजाबेथ है। अब होता क्या है कि यू विल कम टू नो कि इसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है। वह सिचुएशन ये है कि पूरा का पूरा कैरेक्टर एक चीज ये देखने को मिलता है कि कुछ दिनों बाद जो ये इनका फैमिली है, क्या नाम है आपका, कह सकते हैं कि इनकी जो वाइफ है सुजन, रिचल हेंचर। सुजन अब हाँ सुजन जो है अपनी बेटी एलिजाबेथ को ले करके उसी मेले में आती हैं जहां पे वो मेला लगा हुआ था, मतलब मेयर ओकेस्टा ब्रिज के आसपास के एरिया में। और वो पता करना चाहती हैं कि आखिर जो मेरे हस्बैंड थे माइकल हेंचर वो कहाँ पर है। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन है आने का क्या है कि ये जो रिचर्ड जो सेलर है, ऐसा कहा जाता है कि ये वॉयस पे या गए थे और ये वहां पे मर गए, लेकिन हकीकत में ये मरे नहीं है। ये कई सालों का वेट के बाद भी ये लोग नहीं आते हैं। तो इतना समझाने के बावजूद भी किसी ने अनम्यूट, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब कोई म्यूट कर ले। तो यू अंकल विल जी कम टू प्लीज नो कि रिमूव। उसके बाद होता क्या है कि जो रिचर्ड है, रिचर्ड के बारे में ये होता है कि रिचर्ड की डेथ हो चुकी है। डेथ क्या हो चुकी है? मर गए हैं। कई महीनों या सालों के वेट करने के बाद जब रिचर्ड वापस नहीं आते हैं तो सुजन अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ आती है और अपने पहले हस्बैंड हेंचर्ड को खोजती है। लेकिन पता चली कि हेंचर्ड जो है वहां पे नहीं मिलते हैं। तो फिर वह उस महिला के पास जाती है जिसने उसको शराब पिलाया हुआ था। वहां पे वो बताती है कि मैं उसी आदमी की वाइफ हूँ जिसको आपने शराब पिलाया था और उसने मुझे बेच दिया था। तो उस महिला को याद आता है। अब यहाँ पे ये पता चलता है इसको क्या आपका जो इसकी वाइफ है सुजन को ये पता चलता है उसका हस्बैंड माइकल जो है ये क्या हो चुका है? मेयर बन चुका है। कहाँ का मेयर बन चुका है? कैस्टर ब्रिज का। और उसको बहुत सारे लोग घेरे रहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है। तो जो लोग घेरे हुए हैं वो वहाँ के किसान है, कुछ ऑफिसर्स वगैरह हैं। क्योंकि उस साल की फसल गड़बड़ हो चुकी है तो लोग ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। जब उस सिचुएशन से निपटने की बात आती है तो वहीं पर जो है सुजन भी है। सुजन ये चाहती है कि उसकी मुलाकात माइकल हेंचर्ड से हो जाए और वह एक जो है लेटर लिखती है और अपने बारे में बताती है और किसी सीक्रेट प्लेस पर माइकल हेंचर्ड से मिलना चाहती है। यहाँ पे आप देखेंगे जब वो माइकल हेंचर्ड से मिलती है तो सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ अपनी जगह ठीक ठाक चलता रहता है। माइकल हेंचर्ड से वो मिलना भी चाहती है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन दोनों मिलते हैं और फिर से दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन उस शादी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कौन सी रुकावट है? लुसेटा। क्यों? इसलिए लुसेटा है कि इनकी वाइफ सुजन रही है, जब सुजन इनको छोड़ के चली जाती है तो माइकल हेंचर्ड का जो रिलेशन है वो किसके साथ बन जाता है? लुसेटा के साथ बन जाता है। और ये लोगों को पता है और लुसेटा ने बहुत सारे जो लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं उन सब को, और वो सब माइकल हेंचर्ड ने सुरक्षित रखा हुआ है। और लुसेटा से इस रिलेशनशिप को लेकर इनकी बड़ी थू हुई थी कि ये मैरिड आदमी थे, इन्होंने अपनी वाइफ को बेच दिया। फिर लुसेटा से इनके रिलेशन है, लुसेटा को भी सब चीजों की जानकारी रही हुई है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे जैसा मैंने बताया था कि एक समय ऐसा आता है कि फसल वहां पर गड़बड़ हो जाती है और एक आदमी और आता है जिसका नाम फारफ्रे है जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया हुआ है। तो फारफ्रे की एंट्री होती है, फारफ्रे चीजों को संभालता है। ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो।
अब दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो कौन सा पॉइंट आता है? वो पॉइंट ये आता है कि फारफ्रे जो है ऑलरेडी लुसेटा के लब में पड़ जाता है, इससे मैरिज करना चाहता है, और इनका पूरा का पूरा जो साम्राज्य, किसका साम्राज्य है, माइकल हेंचर्ड का, वह खत्म होने लगता है। जो वो मेयर रहते हैं, मेयर की पोस्ट भी चली जा रही है, और इनका अपना जो है जो रिलेशनशिप है वो भी जो है बहुत बेहतर नहीं है। इसी बीच जो है सूजन दम तोड़ देती है, सूजन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और सूजन की जो बेटी है वो जिंदा है, और सूजन की जो बेटी है वो जिंदा है, लेकिन सूजन का जो शादी है वो किससे होने वाली रहती है? सूजन की शादी जो है वो फारफ्रे से होने वाली रहती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक लेटर का जिक्र, वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? ये लेटर जो है सूजन के द्वारा लिखा गया है। सूजन के द्वारा लिखा गया, किसको? अपने हस्बैंड के लिए, माइकल हेंचर्ड के लिए। जब माइकल हेंचर्ड के लिए वो लेटर लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि जब तक मेरी बेटी एलिजाबेथ की शादी नहीं हो जाती तब तक इस लेटर को कोई खोले ना। लेकिन माइकल हेंचर्ड को वो लेटर हाथ में लग जाता है, माइकल हेंचर्ड उस लेटर को खोलते हैं और उसमें ये पता चलता है कि सूजन जो इनकी बेटी है एलिजाबेथ, जिसकी शादी फारफ्रे से होने वाली है, वह उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि वह किसकी डॉटर है? वह उस सेलर की डॉटर है जिसको उन्होंने क्या किया था, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माइकल हेंचर्ड का जो लव है अपनी बेटी के प्रति कम हो जाता है, वह उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो माइकल हेंचर्ड का पहले बिहेव अपनी पत्नी सुजन से अच्छा नहीं था, फिर जब उनको ये पता चलता है ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं, तब उनके साथ उनका बिहेव अच्छा नहीं रहा है। उसके अलावा जो आप देखेंगे उनका बिहेव जो है फारफरे से भी अच्छा नहीं था, जो उनको मुसीबत से निकालता है, तमाम सलाह देता है, उससे भी अच्छा नहीं है। उनका रिलेशन लुसेटा से भी अच्छा नहीं। इसका मतलब कि माइकल हेंचर खुद ब खुद कैरेक्टर को लेकर के, नेचर को लेकर के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब उसके बाद एक और चीज आता है कि ये जो है उस शादी में रुकावट भी करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एलिजाबेथ की शादी जो है किसके साथ हो, फारफ्रे के साथ हो। क्यों? वो चाहते वो ये सोचते हैं कि मेरा साम्राज्य भी बर्बाद हो गया, और साथ ही साथ जो है मैं मेयर भी नहीं रहा। मेयर का मतलब अभी वो नहीं रहेंगे थोड़े समय बाद। वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी भी चली गई, लुसेटा भी मेरे साथ नहीं अब रहना चाहती है, तो मेरी देखभाल कौन करेगा? इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो चाहते हैं कि इसकी शादी ना हो और एलिजाबेथ मेरी देखभाल करे। तो वो कितना स्वार्थी आप समझ सकते हैं, केवल अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी को किनारे कर रहे हैं। इसी समय उस नाविक की, उस सेलर की एंट्री होती है जिसका नाम रिचर्ड न्यूसन है। रिचर्ड न्यूसन आता है, चूंकि मैंने पहले बताया था कि केवल एक कहा जाता है वो मर गया है, वो मरा नहीं था। रिचर्ड न्यूसन जब आता है तो वह पूछता है, किससे पूछता है? रिचर्ड न्यूसन रिचर्ड न्यूसन आके अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि मेरी जो वाइफ थी, चूंकि बाद में तो उसी की वाइफ हुई, और प्लस उससे जो बेटी एलिजाबेथ हुई थी उसके बारे में वो पूछता है कि, और किससे पूछता? माइकल हेंचर्ड से, कि जो मेरी बेटी और मेरी वाइफ कहाँ, तो पता चली वाइफ इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और बेटी को भी कहता है कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो सीधे सीधे इसने झूठ बोला। उसके बाद क्या होता है कि रिचर्ड न्यूसन वहां से चला जाता है। जब ये बात जो है एलिजाबेथ को पता चलती है कि वो उसका जो असली फादर है वो जो है माइकल हेंचर्ड नहीं है, बल्कि रिचर्ड न्यूसन है, जो सेलर थे वही है, और वो आए थे उसको लेने के लिए, पता करने के लिए, लेकिन उसके बाप ने उससे झूठ बोला है। तो वह बहुत गुस्सा होती है अपने फादर पर, और अपने फादर से मुंह मोड़ लेती है, यानी रिश्ते खत्म कर देती है। दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। और यहाँ पर आपको एक चीज ये भी देखने को मिलेगा, वो चीज क्या देखने को मिलेगा कि ये सब चीजें हैं, और वो अपने फादर के रिचर्ड न्यूसन के साथ जाना चाहती है। एंड में ये होता है कि इस आदमी का बड़ा ट्रेजिक एंड होता है। किस आदमी का? माइकल हेंचर का ट्रेजिक एंड होता है, बहुत दुखद अंत होता है। और लेकिन उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ, वह उसको चाहती है कि उससे मिले, अपने फादर की केयर करे, बट वो लास्ट में नहीं है इस दुनिया में। और बाद में उसकी एलिजाबेथ की शादी किसके साथ होती है? फारफ्रे के साथ हो जाती है, और फारफ्रे जो है क्या बन जाता है? मेयर बन जाता है। तो इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग है, और हैप्पी एंडिंग के साथ साथ एक जो है दुखद एंड भी है। और वह दुखद एंड क्या है कि एक पूरी फैमिली का बर्बाद होना, और उसकी बर्बादी के पीछे एक ही आदमी था जिसके अंदर एक एम्बिशन है, ईगो है, ड्रिंकर है, जो ये नहीं सोचता कि मेरा परिवार कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता, अपनी बेटी को महत्व नहीं देता, उसको बेच देता है, ड्रिंक करता है, और बाद में किसी तरह से मेयर बन जाता है, तमाम चीजें
और इवन वो लुसेटा को भी ब्लैकमेल करता है। लेकिन ये तो कहिए कि लुसेटा को जब वो ब्लैकमेल करता है, कहता है कि तुम्हारे लव लेटर्स मेरे पास पड़े हैं, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी या मुझसे शादी नहीं करोगी तो समझो कि मैं इसका खुलासा कर दूंगा। उसी समय उस औरत की एंट्री हो जाती है जिसने इसको शराब पिलाई थी, और वह लोगों के बीच में कहती है कि इसने तो खुद अपनी बीवी को बेच दिया, तो ये लुसेटा का क्या क्या हो पाएगा। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो एक तरह से हैप्पी एंडिंग है। हैप्पी एंडिंग क्यों है? फारफ्रे की शादी एलिजाबेथ से हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये भी समझ में आता है कि रिचर्ड न्यूसन जो सेलर है वह एक अच्छा फादर सिद्ध होता है। लेकिन जिस दुखद स्थिति में सुजन की डेथ हुई है यह बहुत ट्रेजिक रहा। उसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कोई चीज नसीब नहीं हुई, एंड शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। केवल कभी वह इसकी बाहों में गई, कभी उसकी बाहों में गई, कभी इससे बेटी हुई, कभी उससे बेटी हुई, एंड शी डिडंट गेट एनीथिंग। यह एक बहुत दुखद सिचुएशन थी जिसको मुझे समझना है कि वो सब चीजें रही। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट द होल ड्रामा, होल नॉवेल की क्या क्या कैसे रहा है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको तैयार करने। एक चीज जो मुझसे ये कहा गया कि मैं इमानेंट विल का जिक्र करूं। इमानेंट विल जो है यह एक आइडियोलॉजी है, एक तरह से देखा जाए। इमानेंट विल ये हार्डी के नॉवेल में देखने को मिलेगा। और ये इमानेंट विल किसको रिफर करता है? इट प्रोबेबली रिफर्स टू ऑलमाइटी गॉड। यह शायद ऑलमाइटी गॉड को रिफर करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब ये ऑलमाइटी गॉड को रिफर करता है तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि उसकी इच्छा के आगे, विल माने इच्छा, किसकी इच्छा के आगे? इमानेंट। इमानेंट का मतलब मैंने बताया कि ऑलमाइटी गॉड की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं चल सकता है। जो भी आपके भाग्य में लिख दिया गया उतना होकर के रहेगा। आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज इट हैज बीन रिटन बाय द गोल्डन पेन ऑफ गॉड। तो ये जो आइडियोलॉजी है, यह आइडियोलॉजी इनके नावल में देखने को मिलती है। इसी का कॉन्सेप्ट है इमानेंट विल। अगर ये आता है इमानेंट विल किसके नावल में है तो हार्डी के नावल में है। और यह क्या बताता है? यह बताता है मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। आदमी भाग्य के हाथ की कठपुतली है। मैन कांट डू एनीथिंग। इतना सारा चीज रहा है। तो आई थिंक आई हैव डन दिस जॉब एंड यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। ये सारा का सारा चीज रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई क्वेरी है या कोई चीजें हैं। आपको ये सब चीजें थोड़ा सा दोबारा भी पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, बिकॉज आई विल कंडक्ट टेस्ट। जैसे मैं एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक पर ही टेस्ट कराऊंगा, चाहे 5 क्वेश्चन बने चाहे 6 क्वेश्चन बने, बट नॉट अभी। अभी मैं पूरा प्रोज सेक्शन को मैं छोड़ना नहीं चाहता कि कोई चीज ऐसा ना हो जो छूटा रहे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक दिन में एक टॉपिक लूंगा, मुझे भी याद रहेगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल दिस थिंग। और इफ अदर पीपल वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट टेल देम। और एलटी का क्लास हम लोगों को रेगुलर चल रहा है। कल से हो सकता है कि थोड़ा सा 10 से 15 मिनट पहले मैं मैसेज डालूंगा, हो सकता है 10 मिनट पहले मैं और शुरू करूं, 7:20 पर कल से शुरू करूं। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं। किसी का कोई क्वेरी है? कोई कुछ कहना चाहता है?